टू सीधी शिक्षा मैं डेली सर। चलिए आज हम लोग देख रहे हैं 11th फिजिक्स का हम लोग 12 चैप्टर उष्मागति के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं, उष्मागति के बारे में क्या होता है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलिए क्लास 11th फिजिक्स के हम लोग 12 चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलिए यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं 11th फिजिक्स के बेस पे, उष्मागति के बेस पे, उसमें भी उष्मीय गुण के बेस पे देख रहे थे। तो चलिए यहाँ से इंट्रोडक्शन के बेस पे इस चीज़ की स्थापना करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग शीत ऋतु में जब हम अपने हथेलियों को रगड़ते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे कि अभी ठंड का टाइम चल रहा है भाई, यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल के बेस हो जाएगा। जब शीत ऋतु में जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं, जब शीत ऋतु में हम लोग अपने हथेलियों किस तरीके से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है। ठंड के मौसम में हमको गर्मी की अनुभूति होती है, इसको आप लोग फील भी किए होंगे। इस तरीके से जब ठंड होती है तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, इस तरीके से करते हैं, बस वही है। तो जब शीत ऋतु में जब हम अपने हथेलियों को रगड़ते हैं तो हम अपनी गर्मी की क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, क्योंकि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, क्योंकि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य उष्मा में परिवर्तित होता है, उष्मा में परिवर्तित होता है, तथा इसके विपरीत भाप इंजन में भाप की उष्मा, तथा इसके विपरीत भाप इंजन में भाप की उष्मा का प्रयोग पिस्टन की भाप की उपयोग, भाप की जो उष्मा का उपयोग होता है वह पिस्टन को गति देने में होता है, उसको पिस्टन को गति देने में होता है। तो प्रस्तावना के वजह से हम लोग ये चीज को देख रहे हैं भाई कि जब शीत ऋतु में जब अपने हथेलियों किस तरह से रगड़ते हैं तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य उष्मा में परिवर्तित होता है, तथा इसके विपरीत भाप इंजन में, तथा इसके विपरीत भाप इंजन की उष्मा का उपयोग पिस्टन को गति देने में होता है। पिस्टन को क्या करने में देना होता है, गति देने में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी के पहिए को घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी के पहिए घूमते हैं भाई, जिसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी के पहिए क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी के पहिए घूमते रहते हैं। इस अध्याय में हम उन प्रक्रियाओं का देखिए, इस अध्याय में हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें कार्य उष्मा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है, तथा उष्मा कार्य में क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसमें भी उष्मा कार्य के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो शीत ऋतु में जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य उष्मा में क्या होता है, परिवर्तित होता है, तथा इसके विपरीत भाप इंजन में भाप की उष्मा का उपयोग पिस्टन को गति देने में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी के पहिए क्या होते हैं, घूमते हैं। इस अध्याय में हम लोग उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्य उष्मा में परिवर्तित होता है, तथा उष्मा कार्य में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो प्रस्तावना के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि शीत ऋतु में जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य उष्मा में परिवर्तित होता है। इसके विपरीत भाप इंजन में भाप की उष्मा का प्रयोग पिस्टन को गति देने में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी के पहिए घूमते हैं। इस अध्याय में हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनमें कार्य उष्मा रूप में परिवर्तित होती है, तथा उष्मा कार्य के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो इसको हम लोग प्रस्तावना के बेस पे देख रहे हैं। क्लियर? आगे देखते हैं भौतिकी में उष्मा ताप कार्य आदि की अवधारणा। भौतिकी में उष्मा ताप कार्य आदि की अवधारणाओं को अधिक सावधानी पूर्वक परिभाषित करने की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो भौतिकी में उष्मा ताप कार्य आदि की अवधारणाओं को अधिक सावधानी पूर्वक परिभाषित करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। उष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जो उष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं उष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में क्या होती है, रूपांतरण होती है। तो भौतिकी में उष्मा ताप तथा कार्य आदि की अवधारणाओं को अधिक सावधानी पूर्वक परिभाषित करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो उष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जो किसी उष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं उष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरण की अवधारणा की विवेचना करती है। तो भौतिकी में उष्मा ताप कार्य आदि की अवधारणा को अधिक सावधानी पूर्वक परिभाषित करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। उष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो उष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं उष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में
रूपांतरण की अवधारणा की विवेचना करती है। क्लियर। यह एक स्थूल विज्ञान होती है, यह एक स्थूल विज्ञान होती है क्योंकि यह किसी निकाय की स्थूल प्रवृत्ति की, क्योंकि यह किसी निकाय की स्थूल प्रकृति पर विचार करती है, ना कि उसके द्रव्य की आणविक संरचना पर, ना कि उसके द्रव्य की आणविक संरचना पर। चूंकि ऊष्मागतिकी में किसी गैस की अवस्था, चूंकि ऊष्मागतिकी में किसी गैस की अवस्था या दाब या आयतन या ताप, या अवस्था या दाब या आयतन या ताप या आयतन या दाब या अवस्था द्रव्यमान तथा संगठन जैसे ऐसे स्थिर चरों द्वारा निर्धारित होते हैं। द्रव्यमान तथा संगठन जैसे ऐसे स्थूल चरों द्वारा क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। संगठन द्वारा जैसे स्थूल चरों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिन्हें हम अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, अनुभव करते हैं और माप सकते हैं, जिसको हम लोग किसके इंद्रियों के माध्यम से, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं और उसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो भौतिकी में ऊष्मा, ताप, कार्य आदि की अवधारणाओं को अधिक सावधानी पूर्वक परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जो ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरण की अवधारणा की विवेचना करती है। यह एक स्थूल विज्ञान है क्योंकि यह किसी निकाय की स्थूल प्रकृति पर विचार करती है, न कि द्रव्य की आणविक संरचना पर। ऊष्मागतिकी में किसी गैस की अवस्था दाब, ताप, आयतन, द्रव्यमान तथा संगठन जैसे स्थूल चरों द्वारा निर्धारित होती है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, अनुभव करते हैं और इसका हम लोग मेजरमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आगे का कंटेंट जो होता है वो ऊष्मीय संतुलन एवं ताप के बेस होता है, जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम बोलते हैं। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम या ऊष्मीय संतुलन एवं ताप, या ऊष्मीय संतुलन क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन का ताप, ऊष्मीय में संतुलन एवं ताप का किस प्रकार से विचरण करता है, किस प्रकार व्यवहार करता है, यह ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या होती है, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए तो परिभाषा से हम लोग समझते हैं भाई। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम को हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई ऊष्मागतिक, इस नियम के अनुसार यदि कोई ऊष्मागतिक, इस नियम के अनुसार, यहाँ से देखिए, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय, यदि दो कोई ऊष्मागतिक निकाय, यहाँ से देखिए, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से, किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से, भाई देखिए, किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मीय संतुलन में हो, किसमें हो, ऊष्मीय संतुलन में हो भाई, किसमें हो, ऊष्मीय संतुलन में हो, तो दोनों निकाय आपस में क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन में होती है। तो दोनों निकाय आपस में क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन के बेस पे होती है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम के बेस पे हम लोग ये चीज को देखते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मीय संतुलन में हो, तो दोनों निकाय आपस में क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन में होती है। तो दोनों निकाय आपस में क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन में होती है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मीय संतुलन में हो, तो दोनों निकाय आपस में क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में होती है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवान नियम होता है वह इस नियम के बेस पे होता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मीय संतुलन में हो, तो दोनों निकाय आपस में ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। तो ऊष्मीय संतुलन एवं ताप के बेस पे देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मीय संतुलन में होती है, तो वह दोनों निकायों के आपस में क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन में होती है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम के अंतर्गत इस नियम के अनुसार यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन में होती है, तो वह दोनों निकायों के आपस में क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में होती है। तो ऊष्मीय संतुलन एवं ताप की दृष्टि से हम लोग ये चीज को देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम किस बेस पे होता है। तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। ऊष्मागतिकी से संबंधित परिभाषाएं, ऊष्मागतिकी से कुछ कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानना हमको बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह चैप्टर में बहुत ही यूजफुल होता है। इसके विदाउट में ये थ्योरिकल चीज आप लोगों को पॉसिबल ही नहीं होता है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसका पहला परिभाषा के रूप में हम लोग ये चीज को देखते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। वास्तव में ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक किस तरीके से होता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। जब हथेलियों को आपस में रगड़ा जाता है, इस तरीके से जब हथेलियों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। जब हथेलियों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। जब हथेलियों को आपस में रगड़ा जाता है, जब हथेलियों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे गर्म हो जाती है, तो वे गर्म हो जाती है तथा वर्मा की सहायता से धातु में छेद करने पर धातु गर्म हो जाती है। इसी प्रकार एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ कर आग उत्पन्न
उत्पन्न की जा सकती है। माचिस की तीली को उसके खुरदुरे भाग से रगड़ने पर वह क्या उड़ती है? जल उठती है। वह क्या होती है? जल उड़ती है। तो ऊष्मागति से संबंधित परिभाषा के अनुसार ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक इसी बेस पे आता है। जब हम हाथ आपस में रगड़ते हैं, चाहे छेद करते हैं, चाहे एक पत्थर को दूसरे पत्थर के बेस पर रगड़ते हैं, या चाहे माचिस की तीली को उसके खुरदुरे भाग से रगड़ते हैं, तो वह जल जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक के बेस में आता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट कंटेंट के बेस पे इस चीज को देख रहे हैं। इन सभी घटनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है भाई, इस तरीके से जो जितने भी घटनाएं होती हैं, तो उसी के बेस पे बोल रहा है कि इन सभी घटनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि घर्षण क्रिया में जो कार्य किया जाता है, घर्षण क्रिया में जो कार्य किया जाता है वह ऊष्मा में क्या होता है? परिवर्तित होता है। वह ऊष्मा में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार भाप इंजन में कोयले को जला करके, इसी प्रकार भाप इंजन में कोयले को जला करके ऊष्मा द्वारा इंजन को चलाया जाता है। तो ऊष्मा द्वारा किसको चलाया जाता है? इंजन को चलाया जाता है। तो पिस्टन लगे बेलन में गैस भर करके, तो पिस्टन लगे बेलन में गैस भर कर उसे गर्म करने में पिस्टन ऊपर उड़ जाता है। उसे गर्म करने में पिस्टन क्या हो जाता है? ऊपर उड़ जाता है। जिस प्रकार इस प्रकार की घटनाओं में हम लोग ये चीज को देखें, जो कि हाइड्रोलिक ट्रैक्टर वगैरह को आप लोग भी यूजफुल के तौर पे देखें, घर्षण क्रिया में जो कार्य किया जाता है वह ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ठीक इसी प्रकार भाप इंजन में कोयले को जलाकर ऊष्मा द्वारा इंजन चलाया जाता है। पिस्टन लगे बेलन में गैस भरकर उसे गर्म करने से पिस्टन ऊपर उड़ जाता है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि क्लियर, इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा को कार्य के रूप में, इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा को कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कार्य को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात कार्य को ऊष्मा के रूप में, अर्थात कार्य को ऊष्मा में तथा ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इन सभी घटनाओं के बेस पर यह निष्कर्ष निकलता है कि घर्षण क्रिया में जो कार्य किया जाता है वह ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ठीक इसी प्रकार भाप इंजन में कोयले को जलाकर ऊष्मा द्वारा इंजन को क्या किया जाता है? चलाया जाता है, तथा पिस्टन लगे बेलन में गैस भरकर उसे गर्म करने में पिस्टन ऊपर उड़ जाता है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा को कार्य करने में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात कार्य को ऊष्मा में तथा ऊष्मा को कार्य करने में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे के कंटेंट को देखते हैं। सन 1849 में जूल नामक वैज्ञानिक ने, सन 1849 में की बात है ये, सन 1849 में जूल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे जूल के अनुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ऊष्मागतिकी क्या बोलते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। तो सन 1849 में जूल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन, जिसे जूल का नियम कहते हैं। ना तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इस नियम को सन 1849 में जूल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम के प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग जूल के अनुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। जब कभी ऊष्मा को कार्य वर्क या कार्य को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, अल्टरनेट करंट के बेस पे, जैसे डीसी को एसी में चेंज किया जाता है, एसी को डीसी में चेंज किया जाता है ना, उसी के बेस पे यहां पर कि जब किसी ऊष्मा को कार्य के रूप में, जब किसी ऊष्मा को कार्य को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जब कभी ऊष्मा को कार्य के रूप में या कार्य को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो कार्य का परिमाण उत्पन्न ऊष्मा के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा के कार्य के क्या अनुक्रमानुपाती होती है। अतः यदि जब W कार्य करने वाला उत्पन्न जो ऊष्मा H इस नियम के अनुसार होता है, तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू H, मतलब जैसे जैसे आपका H का वैल्यू बढ़ेगा वर्क का वैल्यू बढ़ेगा, वर्क का वैल्यू बढ़ेगा H का वैल्यू बढ़ेगा, H का वैल्यू बढ़ेगा वर्क बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा H बढ़ेगा, W प्रोपोर्शनल टू H, H प्रोपोर्शनल टू W। इस प्रकार जब हम कभी किसी ऊष्मा के कार्य को या कार्य के रूप को ऊष्मा के रूप में रूपांतरित करते, कार्य को ऊष्मा के रूप में करो या ऊष्मा को कार्य के रूप में करो भाई, दोनों के बेस पे दोनों का परिणाम एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे का मान बढ़ेगा तो मान एक का घटेगा तो दूसरा का भी घटेगा, पहले का बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा भाई। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे देखते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें, नाम से स्पष्ट है भाई, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा नाम से स्पष्ट है, ऊष्मागतिकी मतलब ऊष्मा। तो यहां से भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा दोनों, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, भौतिकी की वह शाखा। भौतिकी में बहुत सारे शाखाएं होती है भाई, क्योंकि भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक प्रवस्थाओं के बारे में, भौतिक घटनाओं के बारे में, भौतिक परिघटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सामान्य अवस्था में, प्रवास्था अवस्था में, सामान्य अवस्था में, और उसके जितने भी विभिन्न अवस्थाओं के बेस में, पदार्थ के प्रकृति के आधार पे, पदार्थ के द्वितीय प्रकृति के आधार पे, कणों के निकाय के आधार पे, तरंगों के आधार पे, प्रकाश तरंगी के आधार पे, सभी का हम लोग इस पर एनालिसिस करते हैं, भौतिक प्रवस्थाओं के आधार पर, घटनाओं के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर। तो उसी के बेस पे है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी तथा यांत्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के पारस्परिक संबंधों तथा उनके अनुप्रयोगों के आधार पर, पारस्परिक संबंधों तथा उनके अनुप्रयोगों
अनुप्रयोगों के आधार पर उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत भौतिकी वह शाखा जिसमें हम लोग ऊष्मा ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध और उनके अनुप्रयोग का विश्लेषण किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी बोलते हैं। अब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम लोग निकाय और प्रतिवेश को देखते हैं। वास्तव में निकाय क्या होती है, प्रतिवेश क्या होती है, प्रतिवेश क्या होती है, निकाय क्या होती है, निकाय क्या होती है, प्रतिवेश क्या होती है। ये एग्जाम में आता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे आता है कि ऊष्मागतिकी का निकाय और प्रतिवेश क्या होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, अच्छे तरीके से देख लीजिए, 2 नंबर आप लोगों को पक जाएगा। तो कई कणों अथवा वस्तुओं से मिलकर के, कई कणों अथवा वस्तुओं से मिलकर बने हुए, कई कणों अथवा वस्तुओं से मिलकर बने हुए प्रबंध को निकाय कहते हैं। प्रबंध को निकाय कहते हैं। निकाय के बाहर के पदार्थ जो निकाय को प्रभावित करते हैं, निकाय के बाहर के पदार्थ जो निकाय को प्रभावित करते हैं, प्रतिवेश या वातावरण कहलाते हैं। प्रतिवेश या वातावरण कहलाते हैं। ठीक है, प्रतिवेश बोलो यार या फिर वातावरण बोलो, दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं आप लोग, निकाय और प्रतिवेश के बेस पे। अर्थात कई कणों अथवा वस्तुओं से मिलकर बने हुए प्रबंधों को निकाय कहते हैं। निकाय के बाहर के पदार्थ जो निकाय को प्रभावित करते हैं, प्रतिवेश या वातावरण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की दृष्टि से एग्जांपल के बेस पे हम लोग देखेंगे तो यदि पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी सतह की ओर गिर रहा हो तो उस पत्थर निकाय को, जबकि वायु और पृथ्वी से प्रतिवेश रहेंगे, बाहर के जो निकाय है प्रतिवेश, और जो गिर रहा है भाई वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का निकाय हो जाएगा भाई। तो ये था हमारा निकाय और प्रतिवेश। तो इस तरीके से आप लोग निकाय और प्रतिवेश के बारे में ये जान सकते हैं कि कई कणों अथवा वस्तुओं से मिलकर बने हुए प्रबंध को जब निकाय कहते हैं तो निकाय के बाहर के पदार्थ जो निकाय को प्रभावित करते हैं प्रतिवेश या वातावरण कहलाते हैं। ऊष्मागतिकी चर के बारे में जानते हैं। वे भौतिक राशियां जो किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए, वे भौतिक राशियां जो किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए, यहां से देखिए, वे भौतिक राशियां जो किसी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को निर्धारित करते समय, वे भौतिक राशियां जो किसी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, ऊष्मागतिकी चर या ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहलाते हैं। ऊष्मागतिकी चर या ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दाब आता है भाई, दाब आता है, आयतन आता है, ताप आता है। दाब, आयतन, ताप तथा क्या आता है, एंट्रोपी आता है, जो कि ऊष्मागतिकी की चर के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो इसको हम लोग ऊष्मागतिकी की चर के आधार पे देखते हैं भाई कि वास्तव में ऊष्मागतिकी किस प्रकार से होती है। इस चीज को हम लोग ऊष्मागतिकी के बेस में देख रहे थे, जैसे कि ऊष्मागतिकी के हम लोग शून्यक नियम के बेस पे देखे थे, ऊष्मागतिकी चर के बेस पे। तो वे भौतिक राशियां जो किसी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को निर्धारित करती है तथा ऊष्मागतिकी चर या ऊष्मागतिकी निर्देशांक के रूप में होती है, जैसे कि ताप, आयतन, दाब तथा एंट्रोपी के परिवर्तन के बेस पे होती है, तो उसको हम लोग ऊष्मागतिकी चर कहते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी संतुलन। ई नंबर पे हम लोग देखते हैं भाई ऊष्मागतिकी संतुलन के बेस पे। ई नंबर पे देखते हैं ऊष्मागतिकी संतुलन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। यदि कोई निकाय यांत्रिक होती है, यदि कोई क्या होती है, यदि कोई निकाय यांत्रिक होती है और क्या होती है, तापीय होती है। यदि कोई निकाय यांत्रिक होती है, तापीय होती है तथा रासायनिक संतुलन में होती है, तथा क्या होती है, रासायनिक संतुलन में होती है, तथा रासायनिक संतुलन में होती है, तो वह निकाय यहाँ पर देखिए, यदि कोई निकाय यांत्रिक होती है या तापीय होती है या रासायनिक संतुलन में होती है तो वह निकाय ऊष्मागतिकी संतुलन में कहलाता है। तो वह निकाय ऊष्मागतिकी संतुलन में कहा जाता है। तो वह निकाय ऊष्मागतिकी संतुलन में कहा जाता है। नियत यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी, यदि कोई निकाय यांत्रिक, तापीय तथा रासायनिक संतुलन में होता है तो वह निकाय ऊष्मागतिकी संतुलन में कहा जाता है। नियत यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य होता है, परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो वह निकाय यांत्रिक संतुलन में कहलाता है। यदि निकाय के प्रत्येक भाग का ताप एक समान हो, यदि निकाय का प्रत्येक भाग का ताप एक समान हो तो वह तापीय साम्य में होता है। तो वह किस में होता है, तापीय साम्य में होता है। इसी प्रकार यदि निकाय की रासायनिक संरचना समय के साथ अपरिवर्तित होता है तो वह रासायनिक साम्य में होता है। तो वह किस में होता है, रासायनिक साम्य पे होता है। यदि कोई निकाय यांत्रिक, तापीय तथा रासायनिक संतुलन में हो तो वह निकाय ऊष्मागतिकी संतुलन में कहा जाता है। नियत यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य होता है तो वह निकाय यांत्रिक संतुलन में कहलाता है। यदि निकाय के प्रत्येक भाग का ताप एक समान तथा हो तो वह तापीय साम्य में होता है। इसी प्रकार यदि किसी निकाय की
ताप यदि किसी निकाय की रासायनिक संरचना तथा समय के साथ ताप परिवर्तित हो तो रासायनिक साम्य में होता है। तो वह किसके साम्य में होता है? रासायनिक साम्य के बेस पे होता है। ऊष्मागतिकी अवस्था, ऊष्मागतिकी अवस्था क्या होता है इस चीज को अब हम लोग देखते हैं भाई। ऊष्मागतिकी अवस्था क्या होती है इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए ऊष्मागतिकी अवस्था, यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को चर ज्ञात हो, यदि ऊष्मागतिकी निकाय के कोई चर ज्ञात हो तो यह कहा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी चरों का एक सेट, ऊष्मागतिकी चरों का एक सेट एक ऊष्मागतिकी अवस्था को, एक ऊष्मागतिकी अवस्था को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यदि कोई चर को परिवर्तित किया जाए, यदि कोई चर को परिवर्तित किया जाए तो निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था परिवर्तित होता है। तो निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था क्या होती है? परिवर्तित होता है। तो ऊष्मागतिकी अवस्था के अंतर्गत हम लोग ये चीज देखते हैं, यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय के चर ज्ञात हो तो यह कहा जाता है कि ऊष्मागतिकी चरों का एक सेट ऊष्मागतिकी अवस्था को प्रदर्शित करता है। यदि कोई एक चर को परिवर्तित किया जाए तो निकाय की ऊष्मागतिकी की अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी अवस्था के अनुसार जानते हैं। इसके बाद देखते हैं अवस्था समीकरण। वास्तव में अवस्था समीकरण क्या होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अवस्था समीकरण क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग अवस्था समीकरण के बेस पर इस चीज को जान सकते हैं कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय का चर, किसी ऊष्मागतिकी निकाय का चर, किसी ऊष्मागतिकी निकाय का चर, किसी ऊष्मागतिकी निकाय का चर P भी तथा T एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। P भी तथा T एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बल्कि एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। किसी निकाय के P, V तथा T में संबंध बताने के लिए, किसी निकाय के P, V तथा T में संबंध बताने वाले समीकरण को उस निकाय का अवस्था समीकरण कहते हैं। उस निकाय का क्या कहते हैं? अवस्था समीकरण कहते हैं। उस निकाय का अवस्था समीकरण कहते हैं। तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय के चर P, V तथा T एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसी निकाय के P, V तथा T में संबंध बताने वाले समीकरण को उस निकाय का क्या बोलते हैं? अवस्था समीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा देखते हैं, क्या है? इंटरनल एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अक्सर इस क्वेश्चन को ऊष्मागतिकी से यही क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आंतरिक ऊर्जा से रिलेटेड जो भी व्यंजक रहता है, जो भी थ्योरिकल चीज रहता है, यहाँ से इस चीज को पूछा जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए आंतरिक ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसी निकाय के कणों की स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय के कणों की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा। यहाँ पर देखिए किसी निकायों की कणों की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योग को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, तो किसी निकाय के कणों की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसको यू से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि किसी निकाय के कणों की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इसे यू से व्यक्त किया जाता है। तो किसी निकाय के कणों की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, जिसे यू से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दर्शाया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। अपने शब्दों में इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है भाई। यहाँ पर देखिए प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है। और अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु को में एक केंद्रीय नाभिक स्थित होता है, जिस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है। न्यूट्रॉन पर आपका अनावश्यक चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर आपका धनावश्यक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावश्यक चार्ज होता है, जो कि नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? चक्का लगाते रहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है। अणुओं के मध्य लगने वाले अन्योन्य बल के कारण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा उनकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। तो गैसीय निकाय में अणुओं के बीच की दूरी अधिक होने के कारण प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं के मध्य लगने वाले अन्योन्य बल के कारण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर देखिए अणुओं के मध्य लगने वाले अन्योन्य बल के कारण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा उनकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गैसीय निकाय में अणुओं के बीच की दूरी अधिक होने के कारण उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बल नगण्य होता है। अतः गैसीय निकाय में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा नगण्य होती है। अतः इस निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। इस निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, जो कि गैसीय निकाय से क्या होती है? संबंधित होती है, जो कि आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो प्रत्येक पदार्थ देखिए भाई
भाई अणुओं से मिलकर के बना होता है। अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना होता है। अणुओं के मध्य लगने वाले अन्योन्य बल के कारण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा उनकी गतिज ऊर्जा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गैसीय निकाय में अणुओं के बीच की दूरी अधिक होने के कारण उनके मध्य लगने वाला अन्योन्य बल नगण्य होता है। अतः गैसीय निकाय में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा नगण्य होती है। अतः इस निकाय की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है और गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। भाई ऊष्मागतिकी का प्रक्रम किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। किसी ऊष्मागतिकी निकाय के दाब, किसी ऊष्मागतिकी निकाय के दाब, ये देखिए, किसी ऊष्मागतिकी निकाय की दाब, आयतन, वॉल्यूम, दाब P प्रेशर, आयतन, वॉल्यूम V तथा ताप टेम्परेचर T के किन्हीं दो स्वतंत्र चरों के परिवर्तित निकाय को, कि किन्हीं दो स्वतंत्र चरों के परिवर्तित निकाय को, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी निकाय के दाब हो गया भाई, या आयतन हो गया, या ताप हो गया, में से किन्हीं दो स्वतंत्र चरों को परिवर्तित कर निकाय को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रम बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। किसी ऊष्मागतिकी निकाय के दाब P, आयतन V तथा ताप T में से किन्हीं दो स्वतंत्र चरों को परिवर्तित कर निकाय को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रम कहते हैं। आगे देखते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें प्रमुख है समतापीय प्रक्रम। पहला है आप लोगों के पास क्या है, पहला कंटेंट के बेस पे आप लोगों के पास समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा होता है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। चौथा होता है समदाबीय प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। और पांचवा होता है समआयतनिक प्रक्रम, ठीक है। तो ऊष्मागतिक प्रक्रम यहाँ पर 5 प्रकार के हैं भाई। देखिए, पहला समतापीय प्रक्रम के बेस पे है, पहला समतापीय प्रक्रम के बेस पे, दूसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम के बेस पे, तीसरा है चक्रीय प्रक्रम के बेस पे, चौथा है समदाबीय प्रक्रम में, पांचवा है समआयतनिक प्रक्रम के बेस पे। किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तथा निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। मतलब निकाय जब कर रहा है तब पॉजिटिव है, और इसके द्वारा हो रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव है भाई। तो जब निकाय कार्य कर धनात्मक है तथा निकाय पर कार्य किया जा रहा है, निकाय कार्य कर रहा है मतलब ए कार्य कर रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन ए पर कार्य किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पी वी आरेख किसी गैसीय निकाय की अवस्था, उसके दाब, पी वी आरेख मतलब प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब दाब और आयतन के बीच के जो आरेख होते हैं उसको हम लोग दाब आयतन आरेख के दाब आयतन आरेख के बेस पे हम लोग जानते हैं, पी और वी के माध्यम से इस चीज को हम लोग जानते हैं। किसी गैसीय निकाय की अवस्था, यहाँ पर देखिए, किसी गैसीय निकाय की अवस्था उसके दाब P तथा आयतन V द्वारा व्यक्त की जाती है। जब गैस को ऊष्मागतिकी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो गैस का दाब तथा आयतन परिवर्तित होता है। आयतन क्या होता है, परिवर्तित होता है। अतः यदि आयतन V को x अक्ष तथा दाब को पी वाई अक्ष में लेकर के एक ग्राफ खींचा जाता है। इस तरीके से स्टेट के बेस पे x और y के बेस पे हम लोग दो एंगल के बेस पे, ये x है, ये आप लोगों का y एक्सिस के बेस पे है। तो यहाँ पर y अक्ष में लेकर एक ग्राफ खींचा जाता है। प्राप्त वक्र को हम एक पीवी आरेख के माध्यम से जानते हैं। पीवी आरेख के माध्यम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस तरीके से हम लोग खींचते हैं तो आप लोगों का पीवी आरेख कहलाता है। क्या आरेख कहलाता है, पीवी आरेख कहलाता है। तो किसी गैसीय निकाय की अवस्था उसके दाब तथा आयतन भी द्वारा व्यक्त की जाती है। जब गैस को ऊष्मागतिकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो गैस तक का दाब आयतन परिवर्तित होता है। अतः यदि आयतन भी को x अक्ष तथा p को y अक्ष में लेकर के ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त वक्र को उसके गैसीय निकाय को पीवी आरेख कहते हैं। क्या आरेख कहते हैं, पीवी आरेख कहते हैं। इस चीज को पीवी आरेख कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे का कंटेंट को देखते हैं। दाब आयतन आरेख का कोई एक बिंदु गैस की ऊष्मागतिकी अवस्था को, दाब आयतन आरेख का कोई एक बिंदु, यहाँ से देखिए, दाब हो गया, आयतन हो गया, इस आरेख का कोई एक बिंदु, दाब आयतन आरेख का कोई एक बिंदु गैस की एक ऊष्मागतिकी अवस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है। अर्थात गैस की ऊष्मागतिकी अवस्था में परिवर्तन को उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर पीवी आरेख के द्वारा, उनके विभिन्न अवस्थाओं पर पीवी आरेख के द्वारा, किसके आरेख के द्वारा, पीवी आरेख के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। विभिन्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त वक्र संपूर्ण परिवर्तन के बेस पे, ठीक है। तो इन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त वक्र संपूर्ण परिवर्तन में हुए दाब आयतन परिवर्तन को व्यक्त करता है। दाब आयतन को क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो दाब आयतन आरेख का कोई एक बिंदु गैस की ऊष्मागतिकी अवस्था को व्यक्त करता है। अर्थात गैस की
उष्मागतिकी अवस्था में परिवर्तन को उसके विभिन्न अवस्थाओं पर पीवी आरेख के विभिन्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त वक्र संपूर्ण परिवर्तन में हुए दाब आयतन के व्यक्त को प्रदर्शित करता है। किसी परिवर्तन में किया गया कार्य, कोई भी परिवर्तन में किया गया कार्य, देखिए किसी परिवर्तन में किया गया कार्य पीवी आरेख पर वक्र या फिर आयतन अक्ष के घिरे क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है, घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः दाब आयतन आरेख पर अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि अतः दाब आयतन आरेख द्वारा विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य की गणना निम्नानुसार की जा सकती है, जिसको हम लोग पीवी आरेख के माध्यम से प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के जो आरेख है उस पर देखे थे। तो किसी परिवर्तन में किया गया कार्य पीवी आरेख द्वारा वक्र या आयतन पर अक्ष के घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः दाब आयतन आरेख द्वारा विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। तो किसी परिवर्तन में किए गए कार्य पीवी आरेख वक्र पर या आयतन के अक्ष के घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो वह दाब आयतन आरेख के बेस पे होता है। क्लियर। तो गैस के प्रसार में किया गया कार्य भी इसी के बेस पे होता है। जब किसी गैस को प्रसारित किया जाता है, जब किसी गैस को क्या किया जाता है भाई, प्रसारित किया जाता है। जब किसी गैस को प्रसारित किया जाता है, जब किसी गैस को क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो उस पर किया गया कार्य अलग अलग होता है। तो उस पर किया गया कार्य अलग अलग होता है तथा अलग अलग प्रक्रमों में उसको अलग अलग के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। अलग अलग प्रक्रमों में उसको अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो जब किसी गैस को प्रसारित किया जाता है तो उस पर किया गया कार्य अलग अलग प्रक्रमों के रूप में क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो पहला समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला समतापी प्रक्रम के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि समतापी प्रक्रम के बेस पे इस चीज को किस तरीके से किया जाता है, इस चीज को हम लोग समतापी प्रक्रम के बेस पे देखते हैं। जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन होता है, जब किसी निकाय में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, जब किसी निकाय में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रिया में, जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन, यहां से देखिए, जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन, जब किसी निकाय में, यहां से देखिए, जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन, जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप, संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप नियत रहे, निकाय का ताप नियत रहे, तो इस प्रकार के प्रक्रम को, तो इस प्रकार के प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं, समतापीय प्रक्रम कहते हैं, आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है कि समतापीय प्रक्रम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन होती है, या इस प्रकार किया जाता है, भौतिक परिवर्तन होता है या उस पर परिवर्तन किया जाता है, तो संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप नियत रहे, तो इस प्रकार के प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, समतापीय प्रक्रम कहते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम में आता है भाई कि समतापीय प्रक्रम क्या होता है। तो समतापीय प्रक्रम के लिए आप लोग क्या बोलोगे कि जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप नियत रहता है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। तो जब भी समतापीय प्रक्रम के बेस पे आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसका जो ताप होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रावस्था के बेस में उसका जो ताप होता है वो इक्वल के बेस पे रहता है भाई, ठीक है। जब हम इसको ऊष्मा के रूप में करते हैं, जैसे कि आप लोगों के पदार्थ की 3 प्रावस्था होती है, ठोस के रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। जो आप लोगों के उचित तापमान पर वह क्या होता है, ठोस बर्फ के रूप में होता है, लेकिन उसका तापमान एक निश्चित तापमान पर वह क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। एक निश्चित तापमान पर वह द्रव ठोस द्रव में बन के द्रव गैस में, द्रव वाष्प के रूप में बन जाती है, जिसके कारण वह गैस की अवस्था में जाती है। तो ये हो गया, ये आप लोगों की प्रावस्था में ठोस भी आ गया, द्रव भी आ गया, और क्या आ गया, गैस आ गया। तो जब किसी निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप नियत रहे, तो इस प्रकार के प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। क्लियर।
चालकीय दीवार, चालकीय दीवार आधार तथा पिस्टन युक्त बेलन में गैस का धीरे धीरे प्रसार। यहाँ पर देखिए चालकीय दीवार जो भी होता है चालक के बेस पे आधार तथा पिस्टन युक्त बेलन में गैस का धीरे धीरे प्रसार, गलनांक पर बर्फ, गलनांक पर बर्फ का पिघलना, गलनांक पर बर्फ का पिघलना, क्वथनांक पर द्रव का वाष्पित होना, क्वथनांक का द्रव पर वाष्पित होना आदि समतापी प्रक्रम के उदाहरण है, आदि समतापी प्रक्रम के उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो गैस का धीरे धीरे प्रसार, पहला आ जाएगा आप लोगों का गैस का धीरे धीरे प्रसार, गैस का धीरे धीरे प्रसार प्रसार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा गलनांक पर बर्फ का पिघलना, गलनांक पर बर्फ का पिघलना, गलनांक पर बर्फ का पिघलना। और तीसरा हो जाएगा क्वथनांक पर द्रव का वाष्पन, क्वथनांक पर द्रव का वाष्पित होना, द्रव का वाष्पित होना। और चौथा देखते हैं भाई, चौथा इसके अंतर्गत आप लोगों का आधार तथा पिस्टन युक्त, आधार तथा पिस्टन युक्त ये हो जाएगा। ठीक है, तो चालकीय दीवार, आधार तथा पिस्टन युक्त बेलन में गैस का धीरे धीरे प्रसार, गलनांक पर बर्फ का पिघलना, क्वथनांक पर द्रव का वाष्पित होना आदि समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यह ऊष्मा वातावरण को दी जाती है, तथा यदि ताप में कमी होती है, तो वह वातावरण से ऊष्मा अवशोषित कर पुनः अपने पूर्व ताप में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, उसके पूर्व ताप में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो ये आप लोगों की चालकीय दीवार आधार तथा पिस्टन युक्त बेलन के आधार पे है। समतापी वक्र की ढाल बहुत कम होती है, जो समतापी वक्र होती है उसकी ढाल क्या होती है भाई, बहुत कम ही होती है। तो इस चीज़ को देखिए, समतापी वक्र की ढाल बहुत कम होती है। किसी गैस के लिए एक ही ग्राफ पर खींचे गए समतापी वक्र परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं तथा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इस तरीके से हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। इस तरीके से आप लोगों के किसी प्रकार से इस चीज़ को नहीं काटते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ये समतापी वक्र के बेस पे होते हैं। तो समतापी वक्र की ढाल बहुत कम होती है। किसी गैस के लिए एक ही ग्राफ पर खींचे गए दो समतापी वक्र परस्पर समांतर होते तथा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इसके बाद देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस को देखते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है भाई, तो इस चीज को देखते हैं। जब किसी निकाय में हम, यहाँ से देखिए, जब किसी निकाय में हम रुद्धोष्म प्रक्रम के बेस पे देखते हैं, जब किसी निकाय में हम इस प्रकार भौतिक परिवर्तन करते हैं कि निकाय से उष्मा न तो बाहर जा सके, और न ही बाहर से उष्मा निकाय में प्रवेश कर सके। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अक्सर आता है एग्जाम में, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। तो जब किसी निकाय में इस प्रकार भौतिक परिवर्तन किया जाता है कि निकाय से उष्मा न तो बाहर जा सकता है, न ही बाहर से उष्मा निकाय अंदर प्रवेश कर सकता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए यह आवश्यक है कि निकाय और वातावरण में उष्मा का आदान प्रदान हो, उष्मा का आदान प्रदान हो। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए यह आवश्यक है कि निकाय और वातावरण में उष्मा का आदान प्रदान ना हो, अर्थात निकाय और वातावरण की परस्पर उष्मारोधी होना चाहिए। ठीक है, चूंकि पूर्णतः उष्मारोधी अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं होता था, इसके लिए परिवर्तन इतनी क्या होनी चाहिए, शीघ्रता पूर्ण होनी चाहिए, जिससे के कारण इतनी शीघ्रता से किया जाना चाहिए जिसके कारण उष्मा के आदान प्रदान के लिए समय न मिल सके। तथा इस प्रक्रम में जो दाब होती है भाई, इस प्रक्रम में जो आप लोगों के बेस पे क्या होती है, दाब होती है तथा आयतन होती है, के साथ साथ ताप का भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को देखते हैं कि गैसों का एकाएक संपीड़ित या प्रसारित करने से होने वाला परिवर्तन रुद्धोष्म होता है। और इस प्रक्रम में गैस बायल के नियम के अनुसार पालन नहीं करती है, बल्कि रुद्धोष्म नियम का पालन करती है, जिसके अनुसार गैस का दाब भी और आयतन क्या होती है, भी होती है। तो आदर्श गैस समीकरण एनआरटी के बेस पे होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पे होता है, जो कि आदर्श गैस समीकरण के बेस पे होता है। तो इसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम के बेस पे इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसके बाद है चक्रीय प्रक्रम।
साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसके कोई निकाय, यहाँ पर देखिए, वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं में, वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, विभिन्न अवस्थाओं से, इस तरीके से विभिन्न अवस्थाओं से आकर के वह अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, चक्रीय प्रक्रम कहलाती है। तो यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम के बेस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसको हम लोग चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं गैसों की आंतरिक ऊर्जा। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर देखिए गैस की आंतरिक ऊर्जा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। ये अणु सदैव अनियमित गति करते रहते हैं, अतः इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अणु एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और इनमें स्थितिज ऊर्जा होती है तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा भी इनकी गति पर क्या करती है, स्थितिज ऊर्जा के बेस पर आकर्षण बल पर निर्भर करती है, जिसके कारण समस्त अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा गैस की आंतरिक ऊर्जा की क्या होती है, समस्त स्थितिज ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार गैस की आंतरिक ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग को उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इसको हम लोग यू से व्यक्त करते हैं। तो ये था आज का हमारा गैस की आंतरिक ऊर्जा से संबंधित वीडियो लेक्चर। तो इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद का कंटेंट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो आज के क्लास को हम यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।